लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है। गठबंधन में जितने उत्साह के साथ विपक्षी दल जुड़े थे, चुनाव नजदीक आते ही अब अपने अपने रास्ते चलने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता इस बात से भी खफा हैं कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इसके अलावा बंगाल में राहुल की यात्रा की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। ममता सीपीएम पर गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करने का भी आरोप लगा रही हैं। हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। ममता के फैसले के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ममता को मना लिया जाएगा। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। No, it's an alliance. State issues are different. The entire alliance is different. बात सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को ना कह दिया है। आप पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। विपक्षी गठबंधन में दरार को लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, इंडिया गठबंधन में दरार पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही दिखनी शुरू हो गई थी। चुनाव की वजह से कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद खेल बदल गया। यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में विपक्षी दल कांग्रेस को मनमाफिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सीट शेयरिंग अभी तक अटका हुआ है। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के बिखराव के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर विपक्षी दलों का अपना अपना स्वार्थ गठबंधन को फेल कर रहा है। अगर अलग अलग ही लड़ना है तो फिर किस बात का गठबंधन। असल में शायद इसमें अब किसी दल की दिलचस्पी नहीं है। अब तो बस ऐसा लगता है कि पार्टियां इस गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अनुप्रिया और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, साथ ही संजय सिंह जी और सतीश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत इस पर हम करेंगे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस को हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी इस मुद्दे पे बात करने के लिए। वो कई दिनों से कई मसलों पे बातचीत करने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी बातचीत तो हम करेंगे यहाँ पे। अगर इंडिया गठबंधन को एक
ग्रुप की तरह, गठबंधन को एक फैमिली की तरह देखें तो जैसे कहावत में कहा जाता है कि घर में कलह मची हुई है, इतना खैयस हो गया है कि अब एकजुट रह पाना बड़ा मुश्किल है। ममता जी ने तो ऐलान कर ही दिया है, पंजाब में भी ऐलान हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, और महाराष्ट्र की भी कमोबेश स्थिति यही है, क्योंकि जो आदित्य ठाकरे के बयान आ रहे हैं ममता जी को लेकर के, वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी, मानव जी। सर सुन रहा हूँ सर, आप पूरा। अरे महाराज सर उठा के बात करिए, आज तो आपने ऐलान कर दिया, आप काहे सर झुकाए हुए हैं, ताल ठोक दिया आपने। झुकाए नहीं है सर, सर आप अब आपके डिबेट में आते हैं तो अध्ययन करते रहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आती हैं। साथ ही साथ अब देखिए न्यूज देख रहे थे, जयराम जी का वीडियो भी देख रहे थे, सुन रहे थे, अब सुनते रहना होगा सर। कांग्रेस है, अच्छी बातें हैं। तो ये बताइए, कांग्रेस को ऐसा दूध में पड़ी मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया आपने, क्यों भाई? बड़े दावे करते थे आपकी गठबंधन है, साथ में लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, क्यों नहीं दिया आपने उनको सीट? क्यों उनके साथ आप इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं? सर बहरहाल जो भी बातें हैं मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, हम इंडिया गठबंधन में हैं और हम भाजपा को हराएंगे। ये जो बरगलाने वाली पार्टी है, जो भैरूपी जनता पार्टी है, जो देश के पीठ पे छुरा भोग रही है, युवाओं के पीठ पे छुरा भोग रही है, माताओं के पेट पे छुरा भोग रही है, युवतियों की इज्जत पे छुरा भोग रही है, हम उसके खिलाफ हैं और हम हराएंगे, इसमें आप निश्चिंत रहिए। आप कांग्रेस से खिलाफ क्यों हैं ये बताइए। नहीं सर, ना बिल्कुल भी नहीं सर, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। दीदी ने बोला है कि भैया 300 सीटें में वो लड़े, और बंगाल में जहां पे उनका जनादेश है हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं चाहते तो भैया हम हर सीटों में लड़ेंगे। लेकिन मुद्दा सीटों का नहीं है सर, मुद्दा कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके नहीं है। मुद्दा क्या है कि हमको देश को बचाने के लिए जिनको हराना है हम वो काम करेंगे। मानव जायसवाल, नहीं, मानो प्लीज, देखिए बहुत स्पष्ट बता दूं मैं, ये ऐसी इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया वो स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि जब आप कह रहे हैं कि टीएमसी का मतलब नहीं है, कांग्रेस का मतलब नहीं है, डीएमके का मतलब नहीं, तो इंडिया गठबंधन काहे के लिए बनाया? फिर ये क्या है? ये गठबंधन है क्या? बनाया क्यों आपने? मैंने बोला कि इंडिया गठबंधन का मतलब है नहीं, क्या है? तो वही बात है, जब आप मिलके लड़ नहीं पा रहे हैं, जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इतने समझदारी से आपने इसको व्याख्या कर दी, हम तो यही बोल रहे हैं। नहीं तो ना टीएमसी से मतलब है, ना तो क्या है? तो फिर इंडिया गठबंधन इज डेड, सिंपल, खत्म बात। नहीं और क्या है? आपको लग ही रहा होगा। नहीं लग क्या? अरे हमको क्या लग रहा है? आप ऐलान कर रहे हो मारना ही चाहते हैं आप, तो इंडिया को मारना ही चाहते हैं। ये तो सिर्फ इंडिया गठबंधन कुछ नहीं रह गया है, कोई कागज पे नहीं रह गया है, इंडिया को मारना चाहते हैं। सारी पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं। अरे कैसे सर, आप कैसी? अरे पंजाब में क्या किया उन्होंने? वो कह रहे हम नहीं देंगे, हम कह रहे हम नहीं देंगे। आपने बात की किसी से? आपने बात की क्या? अब आप इतने वरिष्ठ हैं और हमेशा मैं आपके शो में आता हूँ, फंस जाता हूँ, लेकिन आपका जो चक्रव्यूह है नहीं, वो अभिमन्यु वाला कोई चक्रव्यूह नहीं है मानव जायसवाल, कोई चक्रव्यूह नहीं है, एकदम सीधा सवाल है। सवाल सुनो पहले, सवाल सुन लो। देखो सीधा सवाल ये है कि अब मैंने ममता जी की बाइट ही सुना दी उसमें, जिसमें वो कह रही हैं कि हम कांग्रेस के साथ या सीपीएम को कुछ नहीं देंगे, हम अकेले लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन की बैठक में सीपीएम डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो ये जो 3-4 बैठकें हुई थी तब क्या मुंह में दही जमा रखा था? तब क्यों नहीं बोला कि भैया ये गड़बड़ चल रहा है, देखो ये चल नहीं पाएगा? आज जब आप बिल्कुल शिकार के समय आए तो घरातीन को नहाने का टाइम लगा गया, भैया अब हम काम नहीं करेंगे, पहले हम तो प्लीज हम निपटाएंगे। ये क्या है? हास्यास्पद है भाई। हाँ बताओ। हास्यास्पद। सुनिए आप, सुनिए। नाम इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया दिया दीदी ने। दीदी ने बहुत संघर्ष करते हुए बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला। बहुत लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे माताओं को खून के सने हुए भात खिलाए थे सीपीआईएम ने। तो हमने बहुत पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई बंगाल में या कहीं पे भी हम सीपीएम के गठबंधन में हम नहीं है, और हम रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का जो जनाधार है बंगाल में, उसके बेसिस पे जो 2 सीटें उनको मिलती है, उनको पूरी पुख्ता तरीके से हमने सपोर्ट करने की बात करी। हमने आगाज किया, हम रेडी है, हम सज्ज है। हमारी नेत्री ने अकेले वामपंथियों को उखाड़ के फेंका है जी, अकेले रोका था। ये जो सैलाब बन के आया था भाजपा कि भाई मोदी अमित शाह को हराया नहीं जा सकता, तो 2 मई जो एक नारा गूंजा पूरा देश में, 2 मई दीदी छा गई
और वो ऊर्जा का स्रोत जो पैदा हुआ पूरे देश में, आज उसी के बदौलत कांग्रेस हिमाचल जीतती है, उसी के बदौलत तेजस्वी इतने आगे अग्रसर हो जाते हैं, उसी के बदौलत सपा में एक जोश आता है, उसी के बदौलत कर्नाटक जीतती है। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है जी, लेकिन हमारा संकल्प क्या है? ये बहरूपी सरकार, ये देशद्रोही सरकार, ये देश को लूटने वाली सरकार, ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार, मानो हमारी अखंडता को तोड़ने वाली सरकार। मानो जी, हम अरे इसको सुनो ना, के फेंकेंगे बाहर। मानो जी सुनो ना, सुनो भाई, अरे अभी उसके लिए उस, हाँ वो ठीक है, दिल ठीक कि आपका सीपीएम से, लालू प्रसाद यादव के बेटे से, कांग्रेस से लड़ाई। मैं एक सिंपल सवाल है, मेरा क्वेरी है, क्या आपने ये जो ऐलान किया कि हम अकेले लड़ेंगे वहाँ से, कांग्रेस आपने इस संदर्भ में बात की कुछ? क्या बोला क्या उन्होंने? आज तो यात्रा लेके पहुंच गए। जयराम जी ने क्या बोला? अब तो सुने ही होंगे। जयराम जी तो आपके बयान के बाद बोल रहे हैं कि जयराम जी ने ये बोला कि हाईवे में स्पीड ब्रेकर आते हैं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? अधूरा सच क्या बात कर रहे हैं? अरे बाइट सुना दी, उसमें क्या बात करने के लिए बच गया क्या कुछ? ममता बनर्जी के हम इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कल्पना? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? बताओ ना कैसे करें? नहीं कर सकते। अरे कैसे करें? वो क्या करें? वो बताइए क्या करें? वो कल्पना क्या करें? क्या कल्पना करेंगे वो? क्या करें? स्पष्टीकरण कर दिया। बंगाल में कांग्रेस की भूमिका बताइए। बंगाल में कांग्रेस की भूमिका। नीरज भाई, पहले तो जयराम जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि ममता बनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है इंडिया गठबंधन में, हाँ या ना वो आप सोच लीजिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस की जो भूमिका है, जो कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं, जो कांग्रेस का जो पिछले कुछ इलेक्शनों में जो जनाधार रहा है, कांग्रेस का जो सीपीएम के साथ सम्मिलित होते हुए भी जो जनाधार रहा है, उसके एनालिसिस रिपोर्ट्स की वजह से हमने बोला कि भाई आपको 2 सीटें देते हैं, आप मुक्ता तरीके से उसको जीतिए। ठीक, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम 10 सीटों में लड़ेंगे, 15 सीटों में लड़ेंगे, हम बड़े भाई हैं, हम बड़े, ऐसे नहीं होता है। जनादेश क्या है? जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है जो मजबूती से भाजपा को पछाड़ रही है, भाजपा को हरा रही है, भाजपा को धूल चटा रही है, उनको मजबूत करिए। तो मानो जी देंगे, आप लड़िए ना जी जायसवाल जी, आप लड़िए डायरेक्टली। देखिए, आप बहुत प्यारे आदमी है सर, आप तो सीधे सीधे जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसको आप बहुत देर बाद कहते हैं। अब आपने कह दिया कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है बंगाल में, इसलिए वो अपने दायरे में रहे, ज्यादा 10-15 सीट मांगने की कोशिश न करें। यही बात बोली आपने? नहीं, यही बात बोली आपने। नहीं, कौन सी किताब आप पढ़ते हैं जी, या कान बज रहा है? यही बात आपने बोली है कि उनका वोट परसेंटेज देखिए और फिर तय करिए कि उनको क्या 10 सीटें लड़ेंगे, 5 सीटें, जो जहां मजबूत रहेगा। मेरी जो शिक्षा और संस्कृति है ना, हम भाषा का फेरबदल नहीं करते, हम भाषा का बड़ा सटीक चयन करते हैं। मानो जी, अरे मानो जी, सुनो ना, मानो जायसवाल, अरे मानो जी, सुनो तो भाई, सुनो ना, अभी सुनो ना। नेता लोग जो है ना, वो जलेबी बना के भाषा बोलते हैं। हम पत्रकारों का नहीं, सुनो ना भाई, बीच में मत बोलो। अरे इधर भाजपा मोदी जी को अभी साइड, अभी तो हमारी आपकी बात हो रही है। जो आप लोग जलेबी बनाते हो ना, अभी देखिए थोड़ी देर बाद अनुपमा जी भी जलेबी बनाएंगी। हमारा काम पत्रकारों का ये होता है कि उसको सीधी सपाट हेडलाइन में दे देना। अब मैं राजेश जी को ये हेडलाइन दे रहा हूँ। राजेश जी, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, ज़्यादा उनको उड़ना नहीं चाहिए। ये 10 सीटों में लड़ेंगे, 5 सीटों में कुछ नहीं, आप बंगाल में कुछ नहीं है, आप इसलिए साइड में रहिए। और सीपीएम को बता दिया गया कि आप ज़्यादा उड़िए मत, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। सीधा मतलब ये है। क्या करना चाहिए सर? ये टीएमसी गठबंधन जो बनाने की कोशिश चल रही थी बंगाल में, टीएमसी और सब मिल के, वो तो धूल दूसरी तार तार हो गया, धागा खोल दिया एकदम इन्होंने आज। आपकी बात दुरुस्त है और मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूं कि देखिए, पहले दिन से ही जो इंडिया गठबंधन बना था वो विरोधाभासों का शिकार था। मतलब इट्स अ बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो हम अगर, जैसे आपने अभी आप दोनों बात कर रहे थे, तो 2-3 बातें उसमें से आई और उसमें से मैं आपकी बातों को का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। जैसे मानव जी ने ये कहा कि जनाधार देख लिया जाए, जनादेश देख लिया जाए,
अब एक चुनाव के आधार पर तो आप जनादेश का निर्धारण नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर याद हो पिछला जो बंगाल का चुनाव था, जिसमें मैं बेशक मैं कह सकता हूं कि बंगाल का चुनाव, विधानसभा चुनाव, ममता जी ने बहुत बहादुरी से लड़ा और पूरे देश में एक मिसाल कायम की। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि तीसरे चरण के बाद जितने भी सर्वेक्षण आए थे, कांग्रेस ने अपनी सारे प्रचार अभियान को विराम दे दिया था। बाद के 3 या 4 चरणों में कांग्रेस ने अपना प्रचार रोक दिया था, तब जाकर के कहीं ममता बनर्जी मजबूत हुई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो छिपी हुई नहीं है। मानव जी, राजेश जी को पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। अरे भाई बात तो पूरी कर, नहीं सुनो ना राजेश, मानव जी आप पूरा जवाब दीजिएगा, कोई कहीं जा नहीं रहा, राजेश जी भी यहीं, आप भी, उनको बात अपनी कह लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। राजेश नहीं कैसे कह लेने दीजिए। अरे क्यों आप कुछ भी बोलेंगे, वो नहीं बोल सकते क्या? आप इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हैं। नीरज भाई, हाँ। आप पत्रकार हैं, वो भी एक पत्रकार है, उनकी भी एनालिसिस रिपोर्ट है, और आपका दायित्व तो बनता है, और ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। मेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि राजेश जी जो, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि राजेश जी जो कहेंगे उसका जवाब मैं मानव जी से लूंगा, इसलिए राजेश जी को पहले कहने दीजिए। राजेश जी अगर गलत बयानबाजी करेंगे उनको तो आप उसको करेक्ट करिए ना। उनको ये जो लास्ट में डेटा कहां से मिला? नहीं, अरे तुम सुनिए ना, हमने नहीं मानव जी प्लीज देखिए, अब आप जिद मत करो। अरे इतने समझदार प्रवक्ता हैं आप यार, आपने क्या बात कर रहे हैं? पहले उनको बोलने दीजिए। राजेश जी, अरे आपने जो कुछ भी किया है राजेश जी, लेट हिम कंप्लीट देन आई विल कम टू यू। अरे सुनो ना भाई, इतनी जो है आप इतनी जोश अभी रखिए ना, चुनाव में काम आएगी। हाँ राजेश जी कंप्लीट करें, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपको तो मैं ये कह रहा था कि ममता बनर्जी की जीत को उस समय सारे देश ने एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की मजबूत आवाज के रूप में स्वीकार किया था और उनको सलाम किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की जीत में तीसरे चरण के बाद कांग्रेस ने भी अपनी आहुति दी थी। दूसरी बात ये निकल के आई कि सब लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया में जो सहयोगी गठबंधन है वो सब साथ आए हैं। अब जब मैंने कहा कि ये गठबंधन विरोधाभासों का गुच्छा है, तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर जो प्रतिपक्षी दल इंडिया में शामिल हैं वो अपने अपने प्रादेशिक सियासी हितों की कुर्बानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बंगाल में ममता जी टीएमसी के हितों की कुर्बानी नहीं दे सकती हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार नहीं दे सकते हैं, शिवसेना नहीं दे सकती हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं देने को तैयार है, वो भी 2 सीटों की बात करते हैं। तो ये एक तरफ आप तो अपना जनाधार बनाए रखने के लिए या उसको मजबूत रखने के लिए आप सहयोग देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अगर इस तरह का कोई प्रयास करती है तो उसमें आप बताइए, इतने बड़े बंगाल में, जिस बंगाल में उसने हुकूमत की है कई वर्षों तक, और जिस वोट बैंक को, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, मानव जी को पसंद फिर नहीं आएगा, जिस कांग्रेस के वोट बैंक को निकाल कर ममता बनर्जी ने अपने तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया है, वो वोट बैंक तो वही है जो कांग्रेस का वोट बैंक था। तो 2 सीटों पर कोई राष्ट्रीय पार्टी सिमट सकती है क्या? जी राजेश जी अब एक बार जवाब ले ले, फिर आते हैं आपके पास। हाँ मानव जी बोलो। पहले इनको तो 3 क्रम में मैं राजेश भाई साहब को जवाब देना चाहता हूं कि बुरा मत मानिएगा, आप हमसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो खाली भाषा की मर्यादा रखिए, बाकी आलोचना कर सकते हैं। भाषा की मर्यादा खराब लगे कि मैं थोड़ा जोशीला हूं, ठीक है, और जोश मुझे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से ही आता है। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये तो अनर्गल बयानबाजी जो आप कर देते हैं कि भैया 3 चरण के बाद कांग्रेस चुप्पी थान ली। अरे आपको पता भी है कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन था? ये नहीं पता होगा। कांग्रेस चुप हो गई होगी? अरे भैया खत्म करने दीजिए। कांग्रेस चुप रही होगी, सीपीएम भी चुप हो गई होगी, सीपीएम भी मौनधारी हो गई होगी, जैसे हमारे मौनी बाबा हो गए थे कोविड में, जब ऐसे करके बोल रहे थे और उसके बाद चुप हो गए, मुंह में पट्टी चली आई, कोविड के पीछे पहुंच गए। ठीक है, जब लाशों का अंबार बिछा था, दिल्ली में तांडव हो रहा था कब्रिस्तान और शमशान में, तो मोदी जी आके यहाँ बोल रहे मुझे खेद है, अरे आप मेरे टाइम पे इतने लोग नहीं आए, आज आप इतनी भीड़ में आए हैं। ये चल रहा था उनका। सुन लीजिए दूसरी बात, आपने एक और बात क्या करी कि भैया जनाधार था कांग्रेस का जनाधार लेके ममता बनर्जी आ गई, टीएमसी आ गई। आपको पता है ना कितने साल तक सीपीएम का राज था यहाँ पे?
कितने साल तक था उसका आकलन कर लीजिए। और सिद्धार्थ शंकर राय जमाने में चले गए महाराज, जब पूरा देश कांग्रेसी था। और जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने लोगों को मारा, किस तरीके से अत्याचार किया, और किस तरीके से अत्याचार को पीटते हुए, मार खाते हुए ममता बनर्जी ने एक नए बंगाल की कल्पना रची। उस समय कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में थी जी, ये आपको नहीं पता हो। 2011 में जब हम पहली बार सरकार बनाए थे तो कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में थी। और तो आप बोलना चाहते कि कांग्रेस का जनाधार था ही नहीं, तब भी हमारे साथ गठबंधन में थी। मैंने कांग्रेस नहीं की, सिर्फ टीपीएमसी आ गई। तो ये जो आप बयानबाजी करते हैं ना राजेश भाई, डोंट टेक इट अदरवाइज, यू हैव टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट बंगाल। डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स नॉट पर्सनल। मानव जी अब उनको जवाब दे दीजिए, राजेश जी जवाब देंगे। राजेश जी बताइए। मैं तो तर्क ये दे रहा हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मानव जी अब सुनो ना भाई, अच्छे संवाद ये होते हैं कि दूसरे को बोलने दिया जाए। अब मानव जी, अब आप मानव जी डाउन प्लीज। अब आपकी आवाज नहीं, अभी राजेश जी को बोलने दीजिए। आपने इतनी बात बोल दी इनको। बोल रहा हूँ हाँ, कि वाम दल तो वैसे भी चाहे ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे नंबर 1 प्रतिद्वंदी दल हों, और मैं अभी भी कहता हूं कि वाम दलों के साथ कांग्रेस का कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसा साथ है, क्योंकि नक्सल वायलेंस को लेकर कभी भी कांग्रेस ने इस तरह से वाम दलों की निंदा नहीं की है, सीपीएम की खास तौर पे। आप बहुत, मैं मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं जो है केवल एक पार्टी के, आप कह रहे हैं अध्ययन ठीक कीजिए, अध्ययन पर हम लोग शास्त्रार्थ अलग से करने को तैयार हैं। मैं इतिहास का प्रोफेसर रहा हूं, तो ये कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने कहा कि वैचारिक गठबंधन 2011 में कौन किसके साथ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कांग्रेस नहीं थी गठबंधन में, आपकी पार्टी गठबंधन में थी। तो अब अगर आप 2011 की बात करेंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि एनडीए के गठबंधन में कौन गया था, ममता बनर्जी गई थी या कांग्रेस गई थी? जी, बंगाल को सजोने के लिए जिस तरीके से अटल जी ने हमको बताया कि इलेक्शन कार्ड होगा जी का, उसके लिए हम गए थे। अगर बंगाल को समृद्ध बनाने के लिए, मानव जी रुकिए भाई, अब रुकिए भाई, दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। मानव जी रुको। आज अगर हर पार्टी अपने अपने उस पुराने इतिहास, सुनो भाई ना, अब आप लोग सुन लो ना, अपने अपने इतिहास को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी। अरे भाई साहब, 2023-24 में जो लड़ाई के लिए आपने एक गठबंधन बनाया था, वो क्यों बनाया था फिर? अगर यही करना था तो पोस्ट पोल अलायंस कर लेते, अपने अपना जीत के और फिर देखा जाएगा। हाँ, गठबंधन क्या नहीं है? गठबंधन नहीं है, हमको तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? कहाँ है गठबंधन? कहाँ है गठबंधन? आप मुझे बताओ कहाँ है गठबंधन? अरे किधर है गठबंधन? किस बात गठबंधन? चाय पीने गठबंधन क्लब है, शाम को भद्रलोक में चाय पी जाएगी, ये है गठबंधन? अरे नहीं भाई, ये तो जो जैसे भाजपा बरगलाई बने बौखलाई हुई है हमारे 28 पार्टियों के गठबंधन से, ये दिख रहा है। आज हम उसकी अरे भाई साहब, अरे यार मतलब मानव जायसवाल जी ने आपकी बात सुन के ना लोग हंस रहे होंगे। इसमें भाजपा क्या लेना देना? सीट आपको बांटना है, बातचीत आपको करनी है, राहुल जी से आपको मिलना है, इसमें भाजपा क्या लेना देना? हम किसको हरा रहे भाई? अरे अगर वो किसको हराना चाहते हैं सर? हम किसको हराना चाहते हैं? वो बौखलाए नहीं, आप लोग बौखलाए। देश को बचाने की लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो देश की बचाने की लड़ाई में अपने साथियों क्यों नहीं लेके आ रहे? अनुप्रिया जी को लेके आए। अनुप्रिया जी क्यों लेके आए? आपको प्रॉब्लम है क्या? इससे बात कर। अनुप्रिया जी बिहार से आती हैं, जनता दल यूनाइटेड में, वहाँ भी एक बम फूट गया है। बम फूट ये गया है कि एक राजनीतिक फैसला कह सकते हैं आप, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आया, इसके टाइमिंग बहुत सारे लोग क्वेश्चन करें। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया गया है, लेकिन भारत रत्न वाली बात हम लाएंगे बीच में, इसको भी थोड़ा रखते हैं साइड में। लेकिन बिहार में भी देखिए वही स्थिति है, वहाँ भी नीतीश जी का रुख खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो भी इस गठबंधन को लेकर के कई सारी ऐसी बातें कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे भी सीटों का क्या होगा, कुछ तय नहीं है। अनुप्रिया जी, पंजाब में आपने देख लिया, बंगाल में आपने देख लिया, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अड़े हुए हैं कि देंगे नहीं, 2 से ज़्यादा 2.5% वोट है। क्या हो रहा है बिहार में? नीरज जी बधाई, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बहुत ही सीनियर हैं, एंकर हैं, लेकिन आपने शब्दों का जो चयन किया कि बम फूटा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ये शब्द उचित नहीं थे कि बम बहुत ही संजीदा मामला है, लोगों को सनसनीखेज हो जाएगी। ये यूट्यूबर का काम होता है कि वो अपने कैप्शन में वैसा डालते हैं कि लोग आकर्षण हो। आप ये नहीं करें, ज्यादा अच्छा है। देखिए, जो जेपी मैं कहती हूँ कि जननायक कर्पूरी जी की जो जयंती थी आज, आपने भी कहा कि इतिहास को अपनी अपनी पार्टियां दोहरा रही हैं। आज बिहार में 3 अलग अलग पार्टियों के कार्यक्रम थी।
जननायक कपूरी जी की जयंती पे 100वीं शताब्दी में जेडीयू ने भी कार्यक्रम किया, बीजेपी ने भी कार्यक्रम किया और आरजेडी ने कार्यक्रम किया। मुझे लगता है कि आपको सभी कार्यक्रम के चित्र आपको पहुंच गए होंगे। दिख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ना स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नहीं, ये पुरानी है फाइल, आप देख रहे होंगे, ये फाइल है, ये है ना। अभी तो बिहार में बहुत ठंड चल रही है, तो मैं कह रही हूँ कि ये जो कार्यक्रम था जिनके जन शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया गया था, वो बिहार के जननायक उनको इसलिए कहा गया। मैं आपको याद दिला दूं, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते हैं, कार्यकाल बहुत छोटा होता है, और जब सेकेंड बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने की काम किया और उन्होंने आगे बढ़ाया कि कैसे कोई समाज का व्यक्ति या पिछड़ी जाति का लोग कैसे छूट गया है, विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। उस समय में बीजेपी जो जनसंघ हुआ करती थी, विरोध किया था। अनुप्रिया जी, सुन लीजिए ना, मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरी बातों को। मैं एक सवाल जोड़ दूं, एक इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। प्रवक्ता को नहीं बुलाया, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए पहले। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हमारे दर्शक जानते हैं और कल से इतनी चर्चा इस पर हो चुकी कि बहुत मोटे तौर पे सब लोग को मालूम है। मैं जो सवाल अंडरलाइन करना चाहता हूँ उस पर स्पेसिफिक भी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, साथ में आप ये भी कॉन्टेक्स्ट डालिएगा। नीतीश जी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि कांग्रेस से भी हमने कहा था, रिक्वेस्ट गई थी, लेकिन उन्होंने 7 से 14 तक भारत रत्न नहीं दिया। आप गठबंधन में हैं और अपने साथी की इस मौके पर इतनी तीखी आलोचना आपने की है, अब बोलिए। ठीक है नीरज जी, आपने कुछ देर पहले मुझे कहा कि दो मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि मैं पत्रकार हूं, आप सवाल पूछेंगे, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, दोनों का जवाब देंगे। लेकिन आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसी का जवाब देते, आपने मुझे रोका। मैं प्रवक्ता हूं, मुझे पता है कि अपनी पार्टी की कौन सी बात रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। आपने कहा जलेबी घुमाओगे, मैं जलेबी नहीं बनाती, मैं बहुत सीधी बात बोलती हूँ, खरी खोटी बोलते हुए, इसलिए दुख लगता है लोगों को। बोलिए। देखिए नहीं, मैं तो बता रही थी ना कि इतिहास ही तो है। वो एनसीईआरटी की बुक में आप इतिहास के पन्नों को बदल देंगे तो इससे बदलता नहीं ना नीरज जी। आपकी मंशा, आपकी जमीन, आपका जो कार्यशैली है, वो इसी को देख करके बिहार की जनता और देश की जनता वोट देती है। 23 की बात कब कर रहे थे, पिछली बात छोड़ दीजिए, 23 की मैं बता दूं। अब तो 24 में हम लोग आ गए ना। 23 में बिहार में जाति आधारित जनगणना होती है और जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आते हैं, फिर आप कहेंगे कि 18 साल आपका शासन था, उसको ही मानते हैं। हम ही सरकार में थे, हमने ही जाति आधार गणना कराई और देखा कि कभी भी कौन सा जाति है, कौन से समाज के लोग हैं जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमने आरक्षण में भी बदलाव किया। ठीक है, लेकिन देखिए बीजेपी की मजबूरी, राम राज चल रहा था। मैं प्रभु श्री राम को बहुत ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं भी उतनी सनातनी हूँ जितने भाजपा सनातनी है। लेकिन राम राज की पूरी डंका बज रही थी, लेकिन उसी समय में इतना बड़ा फैसला 2014 से 24 में बीजेपी को याद नहीं आया। हम उसमें भी 10 साल के शासनकाल में बीच में रहे, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी रहे, और हमारी मांग और हमारी कार्यशैली 2005 में जब बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में आते हैं, और 2006 था जो जननायक जी के जो अधूरे कार्य थे, जो उनकी सोच थी, उसी आधार पे उन्होंने कई आयामों पे आरक्षण का बदलाव किया। 3% महिलाओं को आरक्षण दिया, 3% उन्होंने। अनुप्रिया जी, मैं फिर रोकूंगा आपको। नहीं अनुप्रिया जी, नहीं प्लीज, मेरा सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर के है। नीतीश जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे देते हैं ना वो, कि उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर आप उधर डिबेट ले जाएंगे तो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, तब तो नहीं बोले। आज जब उनको दिया गया तो आप टाइमिंग गिना रही हैं कि अब दिया। अरे आपके मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया। हमने भी बधाई दिया। नहीं तो अब वो तो उस इतिहास की विवेचना नहीं है। आप कांग्रेस की, नीतीश जी कांग्रेस को 10 बार सुना चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीटें तय हो गई क्या बिहार में? ये है सवाल मेरा, अब बताइए। ठीक है, अब एकदम सीधे आपके सवाल पे मैं आती हूँ। हाँ सीधे आइए ना एकदम। आपने आज बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया होता तो शायद मुझे लगता है ये चर्चा और अच्छी होती। आपको वो काम आप चाहती थी कि थोड़ा सा मजेदार चर्चा हो, लड़ाई। मैंने तो इसलिए इनको नहीं निवेदन किया क्योंकि वो उसका इस परिचर्चा में, चूंकि इंडिया गठबंधन पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो आते तो आपको 4 बातें सुनाते, इसलिए मैंने उनको कहा कि नहीं आज उनको नहीं रखते हैं। जी नीरज जी, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम जमीन से लड़ने वाले लोग हैं, हम किसी के आलोचना और किसी के कटाक्ष से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने पता है कि जमीन पे हमने काम किया है। दूसरी बात, अब मैं विषय पे आती हूँ। नीरज जी, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आप सुनते जाएं। आपने मुझसे पूछा इंडिया अलायंस के बारे में, मुझे बता दीजिए, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता को आपने जानबूझ के नहीं बुलाया, एनडीए के अंदर पूरे देश में कोई भी एक राज्य
जहां सीट शेयरिंग हो गई है। और मैं बिहार से आती हूँ, आपने कहा मैं पटना से आती हूँ, मुझे बता दीजिए क्या हुआ है वहां पे। अरे हमारी तो यह स्थिति है कि हमने सभी बातों को पब्लिक डोमेन में रख दिया है जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ना ही एनडीए के साथियों को, दलों को ये हिम्मत है कि वो पूछ सके, और ना ही मुझे लगता है कि पत्रकारों की भी हिम्मत होती है वो पूछ सके। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि कोटेशन की बात कर रहे हैं, बातों की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी इसी बिहार की धरती से आए थे और उन्होंने अपने पार्टी के कार्यक्रम में एक बात कहा था कि अब देश की राजनीतिक में पारिवारिक और क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा हो जाना चाहिए। बिहार की मैं बात कर लूं, एनडीए के साथ में है एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, जिसकी झोपड़ी में बीजेपी ने आग लगाया, चाचा भतीजा की पार्टी कर दी। मांझी जी पिता पुत्र की पार्टी। इससे इंडिया गठबंधन का क्या फायदा हो रहा है, मुझे बताइए। नहीं हमें, अरे हम तो ये बता रहे हैं ना, फिर वही बात, ये नहीं देखिए, ये पत्रकारों का, कुछ पत्रकारों का और प्रवक्ताओं का ये शगल हो गया है कि जब उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा तो बोलते कि देखो उनके यहाँ भी नहीं हुआ है तो हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप देखिए, फिर मैं इतिहास को मैं आपको अभी मानव जायसवाल वहां सीपीएम के साथ युद्ध की घटनाएं हमको सुना रहे थे। अरे भाई आज आपने कांग्रेस को निपटा दिया, अब आप बिहार में तय कर लिया क्या? रुकिए ना, नहीं रुकिए ना, आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुनते होंगे, केसी त्यागी जी। मैंने सुना केसी त्यागी जी ने, अभी सुनिए, अब आप सुनिए, नहीं अब आप सुनिए, केसी त्यागी जी ने आज ही इतनी खरी खोटी कांग्रेस को सुनाई है ना कि मैं अब क्या बताऊं। आप तो बोल ही नहीं पा रही हैं। आप सुनिएगा उसके शो के बाद दोबारा जाके। एक मिनट संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, इंडिया गठबंधन की इस टूट का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आप, जेडीयू, कौन है जिम्मेदार इसका? ये जो दुर्दशा में आज इंडिया गठबंधन पहुंच गया है, क्यों पहुंचा? इसके जिम्मेवार कौन है ये तो बड़ा अरे कोई तो होगा सर, कोई तो होगा जो जिसको अरे किसी को तो ओन करना ही पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार वो है जो इसकी मुख्य कड़ी है लेकिन सबसे कमजोर कड़ी है, वो है कांग्रेस। दूसरी चीज है कि इसके जो बाकी साथी हैं उनकी महत्वाकांक्षा। तो ये मिला करके जितना भी चीज सुनी थी, कर्पूरी जी वाले पे मैं जरा एक मिनट पहले कह दूं, प्रिया जी कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर, मतलब थोड़ा इतिहास की बात है, कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और जनता पार्टी एक पार्टी थी जिसमें सारे विपक्षी दल मिलकर के घटक हो गए थे। उसमें अंदर कोई जनसंघ और लोकदल और फलाना चिलाना नहीं था कि जिसमें एक ने अपोज किया दूसरे, वो एक पार्टी थी कर्पूरी ठाकुर की, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जिस चीज की बात होती है कि कर्पूरी जी के रास्तों पे चलते हुए बिहार का आज का समाजवाद है, लालू प्रसाद यादव का समाजवाद है, बहुत अच्छा है। अगर आप मानती हैं कि कर्पूरी जी के रास्ते पे चलता हुआ समाजवाद है लालू जी का, तो मतलब मैं आपकी समझ को दाद देता हूँ। या दूसरी चीज है नीतीश जी का, मैं जेडीयू की प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे जेडीयू के बारे में बात कर लेंगे। आपके पार्टनर उनके बारे में सुन नहीं सकते, आपके पार्टनर हैं आप साथ। दूसरी चीज, अजीत पवार जी भी है, देखो अजीत पवार जी भी हैं, देखो ना अजीत पवार भी है। मैडम सुनिए, देखो आप अजीत पवार के बारे में बात करोगे ना, आप बोलोगे कि भ्रष्टाचारियों का भाई समावेश नहीं है एनडीए में, तो मैं बस याद दिला रही हूँ, मैं याद दिला रही हूँ। उनको पूरा करने दीजिए। क्या कर्पूरी जी बार बार 6 महीने में अपनी पार्टी बदल लेते थे, अपना पाला बदल लेते थे? लालू जी नहीं, मतलब तमाम तरह की बात। सुनिए, नीतीश जी ने आज ही अपने दोनों साथी जो कांग्रेस है और आरजेडी है उस पर कटाक्ष किया है परिवारवाद का। पुरी जी की मैं परिवारवाद नीति जो वो चलाता था, वो कटाक्ष कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर है। देखिए, नेता जो कहते हैं पब्लिक परसेप्शन में वो किसके लिए कहा जाता है, वो सीधी सी बात जाती है। तो इसलिए जो कहा गया, जो बाकी चीज है, उन्होंने तीसरी चीज क्या कही कि 2007 में ये डिमांड करी थी। 2007 में किसका शासनकाल था? कांग्रेस का। तो ये हो गई वो चीज। दूसरी चीज आते हैं जो वाइडर अलायंस की बात। देखिए, ममता जी ने जो कहा है, और मतलब टीएमसी के काफी प्रखर प्रवक्ता है जायसवाल जी, वो जो कह रहे थे, अब क्या कहते हैं, ममता जी का टोन देख लीजिए, टेनर देख लीजिए, बाकी चीज देख लीजिए, इंडियन अलायंस कहीं उसके बसता नहीं है उनके कहने के बाद। राहुल जी कल आने वाले हैं, कल ही राहुल जी मतलब कल आने वाले हैं, और बीते हुए कल में उन्होंने कहा था कि ममता जी के साथ उनके पर्सनल इक्वेशंस बहुत अच्छे हैं, बाकी वहां के नेता लोग जो बोलते रहे वो बोलते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बोला किसने था?
ममता जी ने बोला था, और कांग्रेस के सबसे जो वहां बड़े मतलब प्रखर जो उनके सबसे प्रोमिनेंट फेस है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला था। और उसके बोलने के जवाब में आज जो चीजें आपके सामने आई वो आई। दूसरी चीज ममता जी क्या कहती हैं कि 300 सीट पे कांग्रेस जहां लड़ना है वहां लड़ ले, जहां बाकी पार्टी मजबूत है वहां लड़े। ठीक, तो एग्जैक्टली 300 सीट में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो आपके सामने है पिछले 2 चुनाव से, 14 से और 19 से। तो उस स्ट्राइक रेट के साथ मतलब कांग्रेस कहीं भी पोल अलायंस की मतलब पोलर पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस को अट्रैक्ट करे, किसी भी अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका कर्तव्य या उसके पीछे लोग क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उसके नेता के तहत और उस पार्टी के तहत एक मैग्नेटिक पावर किसी तरह का जो भी है लोगों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। वो शक्ति कांग्रेस में नहीं है। अब यहाँ भी देखिए पहले खबर क्या थी कि बिहार में जब वो राहुल गांधी एंटर करेंगे तो वहां नीतीश जी और तेजस्वी जी उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ वहां से चलेंगे। उसके अगले दिन क्या खबर आज आ गई, नीतीश जी वहां बाकी चीजें अलायंस के साथ क्या हो रहा है, ममता जी ने कल जवाब दे दिया। एक सवाल मुझे अनुप्रिया जी से पूछना। अनुप्रिया जी, अभी आज नीतीश जी ने एक बात और कही इसी कर्पूरी जी के फंक्शन के मौके पर कि कर्पूरी जी ने समाज के लिए काम किया, उनकी भलाई के लिए सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं। यहाँ तो लोग अपने ही परिवार बढ़ाने में लगे हैं, मेरा बेटा ये किसके लिए बोल रहे थे वो? नहीं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और बहुत सच कहा। देखिए, हमारे सांसद है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो रविशंकर प्रसाद जी का क्षेत्र है। आप उनके पिताजी को जानते होंगे, उनका पृष्ठभूमि। मैं जिस विधानसभा से आती हूँ, नितिन नवीन उनके पिताजी हैं। वो किनके पुत्र हैं आपको पता है? मतलब परिपक्व प्रवक्ता बन चुकी है। नहीं, देखिए नीरज जी, मैं एक बात बताती हूँ। सुनाइए। इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं फिर कहती हूँ, मैं डंके की चोट पे कहूंगी, जेडीयू, ठीक है, जेडीयू के जितने भी नेता हैं सभी के आप लिस्ट मुझे गिना देंगे और सभी का मैं जवाब दे दूंगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने बाद किसी पुत्र को खड़ा किया है। ये उन्होंने कहा कि असली, अगर मैं कहूं कि अगर परिवार की बात कह लो तो हम मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, हमारे नेता उन्हीं के पथ कर्मों पे चल रहे हैं। आपने जिस पार्टी को एक खांचे में उतारा ना नीरज जी, मैं समझ गई आप कहाँ इशारा कर रहे थे। मैंने कहाँ इशारा किया? मैं तो पूछ रहा था, बाल सुलभ सवाल था ये, बाल सुलभ, एकदम चाइल्ड। आपने मेरे जवाब सुन लिया नीरज जी, आपने सुन लिया। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। आपने रविशंकर प्रसाद जी का नाम ले लिया। हाँ, मेरे सांसद है वो, मैं उसी लोकसभा की मैं हूँ। और मेरे विधानसभा के जो हमारे नेता है नितिन नवीन, वो भाजपा के। अरे भैया, जो आपके यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम ले लेती ना आप। मैं कह रही हूँ तो मैं तो फिर आप कह रहे हैं। कहाँ कह रही है कि इस देश में तमाम पार्टियां, अगर अब मैं सही बात है, वो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके पुत्र हैं चिराग पासवान एनडीए में है, ठीक है, मांझी जी पिता पुत्र की पार्टी है। शिवसेना जो अभी मान लीजिए 2 गुटों में बांट दिया, उसमें भी समाजवादी। लालू जी और तेजस्वी जी का नाम क्यों नहीं ले रही आप? मैं ले रही हूँ। कहाँ ले रही हैं? आपने एक लफ्ज नहीं बोला। मैं बहुत ही स्पष्ट बोलती हूँ। नहीं बोला, आप बोलिए कि लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, ये भी एक परिवारवाद है। लीजिए नाम। देखो नीरज जी, आप मुझे बिहार पे ही सीमित रखना चाहते हो तो अच्छी बात है। मैं तो भाई, मुझे लगता है अब रुक जाओ राजेश जी, बचाओ मुझे सर। आज तो मतलब गजब हो रहा है यहाँ पे। राजेश बादल सर, देख रहे हैं आप? देखिए नीरज जी, असल में ऐसे होता है कि कई बार हम लोग अपनी एक विशफुल थिंकिंग रखते हैं और अपनी उस धारणा के चलते चीजों को उसी नजरिए से भी देखते हैं। तो परिवारवाद अब हमको किसी दूसरी पार्टी में नजर आता है, लेकिन जो अपनी सहानुभूति पार्टियां हैं, साथ रखने चलने वाली पार्टियां हैं, उनमें अक्सर हम लोग पार्टियों का परिवारवाद नहीं देख पाते, नेताओं का परिवार। और दरअसल परिवारवाद स्वीकार कर लिया गया है। जेडीयू को छोड़कर सभी में नजर आता है। एक मिनट में अपनी बात, अनुप्रिया जी, आप ये कह पाएंगे कि जेडीयू को छोड़ के सभी में नजर आता है? आप मुझे ये इतना कह दीजिए कि जेडीयू को छोड़ करके तमाम राजनीतिक दलों में यह परिवारवाद नजर आता है। मेरे पिताजी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं। हमारे पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग अपनी जमीन पे अपने काम किया। आप मुझे जितनी बातों को कह रहे हैं, बस आप कह दें कि जेडीयू को छोड़कर इस देश में तमाम पार्टियां जो हैं वह पारिवारिक पार्टी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। कांग्रेस ना भाई, अब परिवार से आगे बढ़े कि न बढ़े,
राजेश जी, अरे रुको भाई, रुक जाओ। इंडिया गठबंधन के इस टूट के लिए राजेश जी, देखिए जी, ये बात हो रही थी अभी कि 2007 के से 2014 के बीच में माननीय नीतीश कुमार जी, जो भारत में समाजवादी धारा के प्रतिनिधित्व जयप्रकाश नारायण के बाद वो और लालू यादव जी करते रहे हैं, और हम सब लोगों ने उस आंदोलन को कवर किया है 74-5 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2007 के बाद की तो उनको याद है, लेकिन जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में थे तब क्यों नहीं उन्होंने भारत रत्न मांगा? तब तो वो एक बार नहीं 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी तो ज्यादा कांग्रेस से उदार थे, वो तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे भी सकते थे। तो हम लोग, जो मैंने बात कही कि फरमाइशी हो गए, जो हमें अच्छा लगता है हम उस कालखंड को उठा लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है हम उस कालखंड को भूल जाते हैं। क्या हम भूल जाते हैं कि जो है चिराग पासवान को जब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में इस्तेमाल किया, और नीतीश कुमार जी की पार्टी और दुर्बल हो गई उस चुनाव में, तो ये एक देखने वाली बात नहीं है क्या? उसी बिहार में जेपी नड्डा ये बोल के आते हैं कि अब प्रादेशिक पार्टियों का जमाना चला गया, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी अच्छा, मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं कुछ बोल लूं। अनुप्रिया जी, एक छोटा सा ब्रेक ले ले, हमारे लिए बहुत जरूरी है। लौट के आए तो नहीं, तुरंत, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। और आज चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन में एक बहुत गहरी दरार पड़ गई है, क्योंकि 2 दलों ने 2 राज्यों में अपने अपने सीटों का ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगे। अब कांग्रेस देखे उसको कहाँ से लड़ना है। एक बंगाल में टीएमसी ने ऐलान कर दिया है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, अभी समय कम होगा इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहिए, उनके पास ले चलिए। पहले जायसवाल जी के पास। जायसवाल जी, आपने अभी कहा कि हम गठबंधन में हैं, और हम भले अकेले लड़ रहे हैं लेकिन हम देश भर में गठबंधन में हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि सबने ये कहा था कि ये गठबंधन निजी हित से ऊपर उठ के त्याग के लिए बना है, और इसमें सबका एक संयुक्त लक्ष्य है बीजेपी को हराना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टीएमसी इस गठबंधन के लिए क्या त्याग कर रही है। और दूसरा, इससे छोटा सवाल है, जोड़ के बता रहा हूँ, क्या ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा आई है इसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं? यात्रा में साथ साथ चलेंगे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो त्याग है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ के बोला कि भैया आप 2 सीट लीजिए, और बाकी सीटों में भी हम लोग जिस तरीके से भाजपा को हराने के लिए हर वो काम कर रहे हैं, पद यात्रा से लेके घर घर डोर टू डोर करने से लेके नवो ज्वार से लेके हर वो करे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बंगाल के जितने भी हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं कि भाजपा को कैसे हराया जाए, कैसे रोका जाए, ये जो दुर्नीति वाली दोगली सरकार जो है इसको हटाया जाए। और जहां तक बात है कि ये राहुल जी की न्याय यात्रा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जयराम जी और उनके लोग दीदी से, हमारी जो नेत्री हैं उनसे मिलेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, और अगर होगा तो दीदी सही समय देखेगी और डेफिनेटली हम पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन मूलत तो बात यह है कि भाई जहां जनाधार कांग्रेस का जहां है, हम चाहेंगे कि कांग्रेस वहां लड़े, हम पूर्ण तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। मानो जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने निमंत्रण भेजा था, और दीदी कह रही है कि हमको निमंत्रण मिला नहीं। अभी कौन सच बोल रहा है? नहीं, कांग्रेस ने बोला है कि भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसके सार्वजनिक रूप से आपको आमंत्रण मिल गया होगा, लेकिन हम लोगों को कोई निमंत्रण मिला नहीं है। वो कह रहे हैं हमने दिया, आप कह रहे हैं मिला नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि निजी तौर पे, दस्ती तौर पे कोई आदमी जाए, ऐसा ना? नहीं भाई, अगर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ तो किस तरीके से दिया जाता है हमको बता दीजिए। अरे मुझे आप बताओ ना, आपको कैसे लेना? अरे हमको थोड़े लेना भाई। देखिए मेरे पास ये कार्ड है किसी की शादी का। ऐसा हमको आमंत्रित तो भाई कांग्रेस के लोग अगर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई इनके नेता जो है, जो बड़े नेता है बंगाल में, आए दीदी से मिले कि दीदी चले, हम लोग भी चाहते हैं आपका सपोर्ट हमको मिले, जरूर करेंगे। यही तो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना जी। देखिए, अहंकार से परे होके सम्मानजनक अगर आपकी दोस्ती और मेरी है तो हम साथ हैं, हमेशा ही है। अब आप हमसे मांगेंगे तो हम कहाँ से देने जाएंगे? हम भाई दिव्य ज्ञानी थोड़ी ना है कि भाई हमको दिव्य ज्ञान आया कि भैया चलो इनके जाके, चलो इनकी पद यात्रा कर लो। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई है? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई सम्मान देना आना चाहिए सबको, परस्पर सम्मान हो, चाहे बड़ा हो। तो सम्मान असम्मान कर रहे हैं। यही तो हमारा भारत है ना। भारत का तो यही तो विशेषता है कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों। लेकिन कांग्रेस जो है टीएमसी को सम्मान नहीं दे रही है, कार्ड नहीं छपवाया और उनको ये बुलाया नहीं है।
नहीं, कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है भैया, आपसे अरे कार्ड की आवश्यकता नहीं है, फिर आप करो कि आपको आमंत्रित कर लेंगे, आमंत्रित तो करना होगा ना जी। वो कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है कि हमने आमंत्रित किया है। महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, उनको आप, और वो अग्नि सेना खुद है, उनको आमंत्रित करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपके पास लोग नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं है, 100% है। कहीं ना कहीं कुछ होगी, त्रुटि होगी, शायद राहुल जी का यात्रा सर आपका समय हो गया। संजय मनोज जी इस वाले सेकंड समय का सबसे ज्यादा आपको इसी समय दिया। संजय जी ये तो बड़ा गंभीर आरोप है कि कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई है, सम्मान नहीं कर रही है, कार्ड नहीं दिया, कोई मिलने नहीं गया, तो काहे चले जाएंगे यात्रा में भाई उनके? ऐसे कोई खुदवाई थोड़ी चला जाता है। यहाँ पे मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अगर आपको किसी को निमंत्रण देना है, वो भी इस तरह का, तो आपको ही कोई शादी का ही निमंत्रण देता है तो कार्ड देता है, फोन करता है, SMS भेजता है, रिमाइंडर भेजता है, फिर बाकी बातें करता है। ये तो बहुत बड़ी चीज है कि आपको ममता बनर्जी जैसे एक लीडर को अगर आपको आमंत्रित करना है, नीतीश कुमार को आमंत्रित करना है, तो मतलब सामान्य कि सब आइए, कम वन कम ऑल टाइप का तो मसला नहीं चलता। दूसरी चीज ये है, ममता बनर्जी का वो जो आरोप है कि वामपंथी लेफ्टिस्ट के उसमें वो घिरे रहते हैं या वही एजेंडा डिक्टेट करते हैं। आज तक मैंने कोई तस्वीर मुझे ऐसी नहीं दिखी जिसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी कॉन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं। ये लोग चीजों को देखते हैं, उसके आधार पे आकलन करते हैं। जबकि सीताराम येचुरी के साथ हर समय उनका गलबहिया का तस्वीर छपता है। आज से नहीं, जिस समय से वो जेडीयू वाला मसला का इशू चल रहा था, मतलब भारत की आजादी और जो टुकड़े टुकड़े या जो कुछ भी बात, हर समय उनका वो चलता है। योगेंद्र यादव उनके नए वो जो है समर्थक है, पॉलिटिक्स है, एक जगह से बड़े बेआबरू होके वो चले थे, अब कांग्रेस के पास है। तो ममता बनर्जी का इस बारे में कहना चाहिए, इतना तो मानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है सर कि जैसे हम लोग गांव देहात के आदमी की महायज्ञ महाभोज हो रहा है, उसमें ओरल एक निमंत्रण हो जाता है और गांव जवार के 10 कोस के लोग जो सुन भी लेता है कि वहाँ भागवत पुराण के बाद भंडारा है, भोजन है, तो उसमें चूंकि महायज्ञ बड़े कॉज के लिए हो रहा है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा था ना कि बंदर आए, हाथी आए, घोड़ा आया, कुत्ता आया, सुअर भी आए और वो भी आए, वो भी आए। तो इस तरह से अगर कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि सब भी आए। एक कमेंट इसमें अनुप्रिया जी, उसके बाद उपसंहार कराते हैं। अनुप्रिया जी, क्या ये सीरियस क्वेश्चन एक बन गया है कि इंडिया गठबंधन के अंदर मनभेद भी है, मतभेद भी है, असम्मान सम्मान की लड़ाई है, अहंकार है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, जब बात करने जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अचानक से कोई आदमी कहता है कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाना देना चाहिए, उस पद के लिए इनको लगा देना चाहिए, फिर वो बात आई गई रह जाती है। नीतीश जी की अपनी अलग बेरुखी, वो तो उस समय से नाराज़ है जब से वो कांग्रेस चुनाव में बिजी हो गई थी। क्या है ये, आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत फंस गया मुझका अपना, मतलब ये इंडिया गठबंधन ना बहुत दिक्कतों में फंस गया, खैयस में फंस गया अपने में? नीरज जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी ने कुछ बातें कही थी, मैं 2 सेकंड समय लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, मैं समझ रही हूँ कि समय की बाध्यता है। उन्होंने कहा कि देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और आप किस पहलू को देखना चाह रहे हैं, ये आपका नजरिया होता है। जरूर इनकी प्रतिबद्धता कुछ और होगी। जननायक कपूरी जी, जिनको जननायक कहा जाता है, वो आज तो नहीं है, 100वीं वर्ष उनकी हो गई है। आपने कहा कि जेडीयू तब क्यों नहीं मांगे, अब क्यों मांगे, तब क्यों नहीं मांगे। आप एक बात देखिए ना, बीजेपी की पहली बार सरकार तो 2014 में बनती नहीं है, पहले भी बनती है। आप दे रहे हैं उनको भारत रत्न, क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने ओबीसी के लिए काम किया था, आपको स्वतः दे देना चाहिए था, मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? तो आपकी आत्मचेतना कहां थी, इस पर भी सवाल उठता है। दूसरी बात, आपने कहा कि जेडीयू की क्या स्थिति हो गई, देखिए एलजेपी का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि एनडीए के साथ में जितने भी सहयोगी दल है, आज कोई भी नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े के गैंग जो है, वो आज मिलकर के 38 पार्टियां हैं, जिनको बीजेपी ने जिनके झोपड़ी में या जिनके घरों में आग लगा दिया, 1-2 पार्टी बना दी, वही साथ में है। यही कारण था कि जेडीयू ने आपके एनडीए के साथ में अपना पलड़ा झाड़ लिया और कहा कि साथ को छोड़ दिया। अब आपके सवालों पे मैं आती हूँ। सवाल देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियां जो हैं वह खुल के अपनी बातों को रख रही हैं। यहाँ एनडीए की तरह आतंक नहीं है कि बोलने से लोग को परहेज नहीं होता है। यहाँ पे लोकतंत्र है कि सभी अपनी बातों को, आपने गागर में सागर भर दिया, कम शब्दों में आप कह दिया आपने कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के तहत
ये युद्ध चल रहा है। नीरज जी, 400 सीटों पे हमारे नेता ने कहा था कि 400 सीटों पे एनडीए के बनाम इंडिया अलायंस होगा और जिसकी जहां पर मजबूती होगी वह वहां लीड करते हुए अगर जाएगा तो शायद यह जो लड़ाई है वो मजबूती से लड़ी जाएगी। निश्चित तौर पे सबको अपनी जमीनी स्थिति पता है। तो ये बताइए कि ये बताइए कि अभी 80-85 दिन चुनाव के बचे हैं, कौन आपका संयोजक है जो ये इस बात का ऐलान करेगा कि कौन कहां से लड़ेगा? कोई है क्या? देखिए, खुद मुख्तारी चल रही है इंडिया गठबंधन में, जिसका जो मर्जी आए वो बोलेगा और उसके बाद हमें बताएंगे ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा है। नीरज जी, एनडीए का संयोजक कौन है? जेपी नड्डा। अच्छा, जेपी नड्डा की बात तो मैंने याद दिला दी आपको, मैं अमित शाह की बात याद, उन्होंने कहा था कि फिर वही बात, अरे बात हो रही इंडिया गठबंधन की, आप उदाहरण दे। अच्छा सुनिए ना, अनुपमा जी एक बात सुन लीजिए ना, एक कड़वी बात सुन लीजिए, एक कड़वी बात। सर, मैं अनुप्रिया हूँ, अनुपमा नहीं हूँ। अच्छा अनुप्रिया जी, एक कड़वी बात। अमित शाह ने कहा था, मेरे से एक लास्ट आप बहुत सवाल पूछ लेना मुझसे। अमित शाह जी ने कहा था 40 के 40 सीट पे भाजपा चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। क्या होगा लोजपा का? अनुप्रिया जी क्या होगा? अनुप्रिया जी एक कड़वी बात, मतलब मुझे ये कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी की तरफ से बोलूं, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन एनालिसिस के तौर पे बोल रहा हूं। एनडीए गठबंधन के अंदर, सुन लीजिए, बहुत एक स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड में जाएगा। एनडीए गठबंधन के अंदर किसी पार्टी की बीजेपी को छोड़ के इतनी हैसियत नहीं है कि वो सीटों के लिए नेगोशिएट भी कर पाए। अंडरलाइन पीरियड। अब बात खत्म, इस पर कोई बहस नहीं, इसलिए मैं बार-बार कहती हूं उधर उदाहरण मत दो सर। धन्यवाद। अब राजेश जी, ये मेरा एनालिसिस है, सुनिए राजेश जी के पास। राजेश जी गठबंधन के यहाँ इतनी जो लड़ाई चल रही है, मनभेद भी है, मतभेद भी है। अब देखिए, जब जैसे सवाल पूछते तो दूसरे उदाहरण से उसको समझाने लगते हैं। एक बात अभी अनुप्रिया जी ने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि राजेश जी ने ये कहा कि तब क्यों नहीं मांगा था उन्होंने, या तब क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई थी, यानी टाइमिंग की बात आपने जो की उस पर किया। इतनी देर से वो भी टाइमिंग ही बता रही है कि ठीक चुनाव के पहले क्यों कर दिया, ठीक चुनाव के पहले क्यों कर दिया। अरे टाइमिंग ही तो आप भी 1 घंटे समझा रही राजेश जी को कि चुनाव से ठीक पहले क्यों किया। राजेश जी आपकी बारी। हाँ नीरज जी, अच्छा आप गुगली अरे गुगली का मैं तो सीधे बाउंसर दे रहा हूँ, आप छक्का मारिए उस पे। जी एकदम मैं रेडी हूँ। जी तो मुझे बोलना ही नहीं थे नीरज जी। अरे आपने गागर और सागर भर दिया, आपने एक लाइन में कह दिया, अब उसके आगे क्या? स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है। जी राजेश जी, मैं 2 बातें कह देता हूँ। सोच लीजिए क्या स्थिति है आपकी। जी राजेश जी, अरे समय एकदम खत्म हो रहा है। केवल 2 बातें कहूंगा कि पहली बात, देखिए टाइम, चूंकि टाइमलाइन की बात मैंने नहीं कही थी, ये बात तो अनुप्रिया जी ने ही कहा था कि 2007 से 14 तक लगातार मांग करते रहे, जबकि वो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। तो फिर मांग उस समय क्यों नहीं कही जब एनडीए सत्ता में थी अटल बिहारी वाजपेयी की? ये मैंने कहा था, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन की जो अभी बात मनभेद और मतभेद की जो आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जागी? अरे अनुप्रिया जी 40 सेकंड बाकी, उनकी बात पूरी कर लें दीजिए। 40 सेकंड बाकी है सर। बादल जी, दूसरी बात मैं ये 1 मिनट में खत्म करता हूँ कि देखिए, जब तक कोई गठबंधन भारत में सक्सेस नहीं होगा, जब तक वो वैचारिक आधार पर नहीं होगा। ये गठबंधन बीजेपी को भगाने के लिए बना है। 77 में इंदिरा को भगाने के लिए बना था जनता पार्टी, वो टूट गई। 89 में राजीव गांधी को भगाने के लिए बनी थी। नकारात्मक उद्देश्य को लेकर के कोई गठबंधन बनता है तो वो नहीं चलता है। लोकतंत्र को मजबूत करना है, उस आधार पर ये चलेगा तो चलेगा। सर बैक टू स्क्वायर जीरो पे आपने पहुंचा दिया। आपने तो ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि वैचारिक एकता तो है ही नहीं यहाँ पे। सारा झंझट ही इसी बात का है। खैर बहरहाल समय खत्म है, लेकिन एक सीरियस बात है, हम लोग हल्के अंदाज में बात इसलिए कर रहे थे कि किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति चल रही है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई चुनौती लोग पेश करने की स्थिति में इंडिया गठबंधन की आज की स्थिति। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कल हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन आज जिस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं वो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल नज़र बनी रहेगी, डेवलपिंग स्टोरी है, फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए।